नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी, जो बीत गई सो बात गई। खाना अभी अधबीच में ही था कि मोबाइल बज उठा। राजेश ने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला, क्षण भर नंबर का मुआयना किया और फिर असमंजस भरे स्वर में कहा, यस। उधर से शायद पहचानने के लिए इसरार किया गया होगा, क्योंकि राजेश ने कहा, माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पा रहा हूं, अपना नाम बताएंगी। उत्तर में जो भी कहा गया हो, उनका स्वर और चेहरा एकदम बदल गया। आजीजी के स्वर में बोले, सॉरी, बहुत दिनों बाद सुन रहा हूं ना, इसलिए आवाज पहचान नहीं पाया। खाना खा रहा हूं, बस 5 मिनट में फोन करता हूं। फोन रखकर उन्होंने हड़बड़ी में थाली में रखी रोटी खत्म की और उठ खड़े हुए। ये क्या, चावल नहीं लेंगे? अनु ने पूछा। नहीं यार, आज ऑफिस में जबरदस्त नाश्ता हो गया। वो चौरसिया की पार्टी थी ना आज, बेटा हुआ है तो आज दिल खोलकर ट्रीट दी थी उसने। इस तरह की किसी भी पार्टी की बात सुनती है तो अनु पल भर को उदास हो जाती है, पर आज उसे उदास होने का भी मौका ना मिला। हाथ धोने के तुरंत बाद ही राजेश ने कहा, जरा पान लेकर आता हूं। 5 मिनट रुक जाइए ना, मेरा बस हो ही गया है, समेटा समेटी मैं लौट कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम आराम से होने दो। मुझे गर्म रोटी खिलाने के चक्कर में तुम वैसे ही इतनी देर बाद खाना शुरू करती हो। बस तुम इत्मीनान से खाना खत्म करो, तब तक मैं पान लेकर आया ही समझो। इसके बाद अनु की भूख भी जैसे मर गई। वह हैरान होकर बाहर के दरवाजे को देखती रही, जिसे अभी अभी राजेश उड़का कर गए हैं। खाना खाने के बाद अक्सर वे दोनों पान खाने निकल जाते थे। दिन भर की आपाधापी के बाद 15-20 मिनट की ये चहलकदमी उन्हें तरोताजा कर देती थी। सारी थकान उतर जाती थी। पर आज राजेश को उसका साथी गवारा नहीं था। अनु ने यंत्रवत टेबल समेटा, खाना उठाकर फ्रिज में रखा, रात के लिए पानी की बोतलें भर ली, बेड कवर हटाकर बिस्तर ठीक कर लिए। राजेश तब भी नहीं लौटे थे। उसका मन हुआ सुबह के लिए सब्जी काट कर रख ले, पर अब उसका उत्साह चूक गया था। हारी थकी सी वह हॉल में आकर बैठ गई। टीवी देखने का भी मन नहीं हुआ। राजेश कोई पौन घंटे बाद लौटे। अनु को देखते ही जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। सॉरी यार, पान लाना तो भूल ही गया। पान लाने गए थे और वही भूल गए? अनु ने हल्का सा कटाक्ष किया। अरे एक सज्जन मिल गए थे, पूरा आधा घंटा खा गए। चलो दोबारा चलते हैं। नहीं, अब रहने दीजिए, थक जाएंगे। वैसे भी 10 बज रहा है, कल छुट्टी थोड़े ही है। राजेश ने फिर आग्रह नहीं किया। बिस्तर पर लेट तो गए थे, पर दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक दूसरे से अपनी बेचैनी छुपाते हुए दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। आखिरकार अनु से नहीं रहा गया, बोली, सुनिए, यह मत सोचना कि मैं जासूसी कर रही हूँ, पर आपको इस कदर बेचैन देखकर पूछना पड़ रहा है, रात को वो किसका फोन था? राजेश कुछ देर अनु को देखते रहे, फिर घुटी सी आवाज में बोले, रंजना का। लेकिन लेकिन वह तो कहीं बाहर है ना, माँ जी ने बताया था। हाँ, शायद ऑस्ट्रेलिया में है, पर घर तो उसका यही है ना। घर तो यही है, मतलब यहाँ अक्सर ही आती होगी, क्या पता, शायद फोन भी करती रही हो। पर ऐसा होता तो राजेश उसकी आवाज फौरन पहचान लेते। उन्होंने कहा भी तो था, अरसे बाद सुन रहा हूं, इसलिए आवाज पहचान नहीं पाया। यूं फोन करने को तो इंसान बाहर से भी कर सकता है, उसके लिए भारत आना जरूरी थोड़े ही है, पर शायद उसके पास नंबर नहीं होगा, नहीं तो जरूर करती। आज से 6-7 साल पहले मोबाइल का इतना चलन नहीं था, कम से कम राजेश के पास तो सेल फोन नहीं ही था। उसे आपका नंबर कहाँ से मिला? उसने पूछा, पर उसे उत्तर नहीं मिला। एक बार रंजना के फोन की बात बता देने के बाद राजेश एकदम तनाव मुक्त हो गए थे और नींद की आगोश में चले गए थे। अनु लेकिन बहुत देर तक सो नहीं पाई। 6 साल का उसका वैवाहिक जीवन समस्याओं से भरा हुआ ही रहा है, पर इस तरह का तनाव वह पहली बार महसूस कर रही थी। अलस सुबह आंख लगी ही थी कि महरी ने घंटी बजा दी। फिर तो कुछ सोचने का समय ही नहीं रहा। रोज की तरह घड़ी से तालमेल बिठाते हुए वह काम में जुट गई। राजेश को उसने 8:30 बजे तक सोने दिया, उसके बाद बेमन से ही सही जगा दिया। वैसे भी अपने सारे काम वे धीरे धीरे ही कर पाते हैं। ऑफिस के लिए निकलते हुए राजेश ने कहा, शाम को लौटने में देर हो सकती है, चिंता मत करना। कोई मीटिंग है? हाँ, रंजना के साथ। तो घर पर ही बुला लेते ना, उसने बड़प्पन जताया।
घर पर शायद वह कंफर्टेबल फील न करे। उससे ज्यादा शायद आप अनकंफर्टेबल हो जाते, उसने कहना चाहा पर नहीं कहा। राजेश जैसे उसके मौन प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, वह कुछ जरूरी बात कहना चाहती है जो शायद यहाँ कहना संभव नहीं होगा। अनु ने हंसते हुए व्यंग किया, कल 50 मिनट बात होती रही, फिर भी जरूरी बात छूट ही गई। तुम क्या सोचती हो, 50 मिनट में उसी से बात कर रहा था। हमारी बात तो 1 मिनट में ही खत्म हो गई थी कि कल कहाँ मिलना है। फिर क्या? बहुत अपसेट हो गया था मैं। यूं ही निरुद्देश सड़क नापता रहा। जब पैरों ने जवाब दे दिया तब घर वापस लौटा। पर जब कोई बात ही नहीं हुई तो इतना अपसेट क्यों होते रहे? वह मेरा पहला प्यार था अनु, और इतने दिनों बाद अचानक उसका फोन आया। खैर मैं चलता हूँ, 10-20 हो रहा है। कहते हुए वह बाहर निकल गए। अपने पीछे उन्होंने दरवाजा उड़का दिया। अनु सुन्न होकर सीढ़ियों पर उनके जूतों की विशिष्ट पहचान सुनती रही। हर पदचाप के साथ उसके कानों में एक ही वाक्य टकरा रहा था, वह मेरा पहला प्यार था अनु। तैयार तो उसे भी होना था, पर वह जैसे तन और मन दोनों से निढाल हो गई थी। ऐसी मनस्थिति में विद्यार्थियों को इतिहास क्या पढ़ाएगी खाक। पड़ोस की लता के हाथ उसने कॉलेज में सिक नोट भेज दिया और सोफे पर पसरकर वह अतीत के गलियारे में घूमने लगी। उन दिनों पापा जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे और शतायु नर्सिंग होम में भर्ती थे। यूं तो उस मंजिल पर सब सीरियस पेशेंट्स ही थे, पर बगल वाले कमरे में जो पेशेंट था, डॉक्टर्स अक्सर उसकी चर्चा किया करते थे। कहते थे कि ये आदमी शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। कम से कम साल भर तो उसे बिस्तर पर रहना ही है और कोई आधा दर्जन ऑपरेशंस से गुजरना है, तब शायद कोई चमत्कार हो जाए। अनु सुनती और अकारण उसका मन उस अपरिचित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति से भर उठता। यूं तो माँ दिन भर पापा के पास बनी रहती थी, फिर भी अनु या भाई लोगों में से कोई ना कोई वहां रहता, यह जरूरी था, क्योंकि हर 2-3 घंटे बाद डॉक्टर्स राउंड पर आते थे और हर 15 मिनट बाद सिस्टर्स एक पर्ची पकड़ा देती थी। यह सब माँ के वश का नहीं था। एक बार ऐसी ही पर्ची लेकर वह सीढ़ियों की तरफ जा रही थी कि उसने देखा बगल वाली आंटी जी लिफ्ट के पास खड़ी हैं। उसने पास जाकर कहा, आंटी लिफ्ट बंद है आज, मेंटेनेंस हो रहा है, यह देखिए ऊपर लिखा है। हे भगवान, आंटी ने सीढ़ियों की ओर देखा। यह पहाड़ चढ़ते उतरते तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा। राजू बिल्कुल अकेला है। लाइए मैं ला देती हूँ, मुझे अपनी भी दवाइयाँ लानी ही है। महिला ने कृतज्ञ भाव से उसे देखा और पर्ची पकड़ा दी। मेडिकल स्टोर एकदम ग्राउंड फ्लोर पर था। 2 मंजिल उतरते चढ़ते अनु भी हाँफ गई थी। आंटी की तो पता नहीं क्या हालत होती। बगल वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर वह भीतर गई। आंटी को बचे हुए पैसे और गोलियां पकड़ाते हुए उसने पलंग पर लेटे उस व्यक्ति को देखा। हे भगवान, सिर से पांव तक पट्टियों से जकड़ा यह व्यक्ति क्या जीवित रह पाएगा? सिर पर पट्टियां थीं, एक पांव प्लास्टर में झूल रहा था, एक हाथ भी। वहां खड़े रहना उसके लिए दूभर हो गया। वह बाहर आई तो आशीर्वादों की झड़ी लगाते हुए आंटी जी भी बाहर आ गईं। उन्होंने पापा के बारे में पूछताछ की, उनकी दीर्घायु की कामना की। अनु ने पूछा, आप अकेले ही नहीं संभालती हैं? घर पर और कोई नहीं है? इससे बड़े 2 हैं, एक बेंगलोर में, दूसरा कलकत्ते में। दोनों ही आए थे, पर नौकरी चाकरी छोड़कर कितने दिन रहते। यह बीमारी तो अभी लंबी चलेगी। इसके दोस्त बीच बीच में आकर देख जाते हैं, कुछ काम हो तो कर जाते हैं, पर पराए बच्चों पर कितना भार डाला जा सकता है। आपके बेटे बारी बारी से आते तो अच्छा रहता। ऐसा कहाँ होता है बेटा। एक्सीडेंट का सुनकर तो सभी दौड़ पड़े थे। उस समय तो ऐसा लगा था कि बोलते बोलते वे चुप हो गईं। कौन माँ अपने मुंह से बेटे की मृत्यु की आशंका व्यक्त करेगी। आंटी जी, आपको जब भी कुछ मंगाना हो, दवाई चाय फल फूल, हमें कह दीजिएगा। यहाँ तो कोई ना कोई रहता ही है, मैं या भैया लोग, किसी से भी निसंकोच कह दिया कीजिए। इसके बाद 2-3 बार आंटी जी ने उसकी सेवा का लाभ भी उठाया, पर यह सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल सका। 15 दिन कोमा में रहने के बाद एक दिन पापा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। सारा परिवार शोक सागर में डूब गया। माँ तो पछाड़े खा रही थी, अनु की भी सिसकियां बंद नहीं हो रही थी। उस समय उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। भाभियां
माँ को संभाल रही थी और भाई लोग अगले इंतजाम में जुट गए थे। उस समय आंटी जी ने ही उसे छाती से लगा लिया था। उनके गले लगकर वह खूब रोली थी। उसकी पीठ पर ममता से हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, उसकी मर्जी के आगे किसी का वश नहीं चलता बेटा। बस यही समझकर सब्र कर लो कि वे अपने कष्टों से मुक्ति पा गए हैं। एक क्षण को तो उसे इतना गुस्सा आया कि कह दे, ईश्वर करे आपका बेटा भी अपने कष्टों से मुक्ति पाले। पर गनीमत थी कि शोक की उन घड़ियों में भी उसका विवेक जागृत था। जानती थी कि 78 वर्ष के पापा से 26 वर्ष के राजेश की कोई तुलना नहीं थी। पापा अपनी जिंदगी जी चुके थे, दुनिया देख चुके थे। एक अनु की शादी को छोड़कर वह अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पर यह राजेश तो भाइयों की कृपा से पढ़ लिख कर अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। माँ के लिए खुशियां संजोने का सपना ही देख रहा था कि नियति ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली थी। पापा की मृत्यु के बाद जीवन में एक शून्य सा भर गया था। माँ अपने दुख में डूबी हुई थी। 52-53 वर्षों का साथ था और अब एकाएक वे अकेली हो गई थी। भाभियां अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। खाली समय में वे माँ का मन बहलाने का प्रयास करती। भाई लोग फिर काम में जुट गए थे। पापा की बीमारी में और बाद के कार्यक्रमों में काम का बहुत नुकसान हो गया था। 13 आदि के बाद दीदी लोग भी अपने अपने घर लौट गई थी। अपने जीवन में आई इस रिक्तता को उसे अकेले ही भोगना था, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं थी। उसका दुख बटाने वाला कोई नहीं था। 2 साल पहले पापा को इस गंभीर बीमारी ने ना पकड़ा होता तो शायद वह भी अपने घर बार की हो गई होती। परिवार से छिटक कर यूं अपने में ही बिसुरती ना होती। पापा को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए एमए के बाद वह घर बैठ गई थी। पापा की बीमारी से उसकी शादी की बात टलती रही थी और अब तो शायद साल 1.5 साल तक कोई इस बारे में सोचेगा भी नहीं। माँ अपने दुख से उबरेंगी, भाइयों को उनका फर्ज याद दिलाएंगी, तब शायद कुछ हो पाएगा। वह चुपचाप वांटेड के कॉलम्स देखती रही और एक दिन उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नियुक्ति मिल गई। वेतन स्कूल जैसा ही था पर नाम कॉलेज का था, इसीलिए वह खुश थी। खुश इसलिए भी कि कम से कम अब कुछ घंटों के लिए घर के दमघोटू वातावरण से छुट्टी मिलेगी, कुछ नए लोगों से परिचय होगा। खुश इसलिए भी थी कि अब छोटे मोटे खर्च के लिए भाइयों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पापा से वह हर तरह की जिद कर लेती थी और वह पूरी भी होती थी, पर भाइयों से मांगते झिझक होती थी। उसे नौकरी करते 3-4 महीने हो चले थे। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए देखा, अस्पताल वाली आंटी झोला उठाए चली आ रही हैं। झोला भारी रहा होगा क्योंकि वे बार बार हाथ बदल रही थी। उसने गाड़ी ठीक उनके सामने जाकर रोक दी। वह एकदम चौंक गई, पर दूसरे ही क्षण उनका चेहरा परिचित मुस्कुराहट से भर उठा। अनुपमा बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? घर जा रही हूँ, थोड़ा सामान लेना था। साग भाजी तो दरवाजे पर आ जाती है, पर बाकी सामान के लिए बाजार का मुंह देखना ही पड़ता है। राजेश जी ठीक हैं? ठीक इतनी जल्दी क्या होंगे, बस घर आ गए हैं। नर्सिंग होम भी कितने दिन रहते। पिछले महीने एक ऑपरेशन हुआ था, तब 8 दिन रह लिए थे। अगले महीने एक आखिरी ऑपरेशन है। पहले वाले में मंझला आ गया था, इस बार बड़का आएगा शायद। उनकी आवाज बेहद थकी सी लग रही थी। थकान शायद बोझ की वजह से हो या खड़े रहने के कारण। मानसिक तनाव तो रहा ही होगा। आंटी, आइए आपको घर छोड़ दूं। स्कूटी पर तो बैठ लेंगी ना? लाइए, झोला मुझे दीजिए और आराम से बैठ जाइए। घर ज्यादा दूर नहीं था। इत्मीनान से गाड़ी चलाते हुए अनु ने उन्हें 5 मिनट में पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरकर उन्होंने ताला खोला तो उसे आश्चर्य हुआ। फिर अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि घर पर जो व्यक्ति है वह क्या उनके लिए दरवाजा खोल सकता है? ताला तो लगाना ही था। उनका सामान उठाकर भीतर रखते हुए उसने इजाजत चाही तो वह बोली, वाह, ऐसे कैसे चली जाओगी? बिना चाय पिलाए जाने थोड़ी ही दूंगी। आंटी ने उसके लिए एक कुर्सी खींच दी, लाइट जला दी और बेटे से पूछा, राजू, तू भी चाय लेगा ना? दे दो, सपाट सा उत्तर आया। अनु ने उत्तर की दिशा में देखा। वह व्यक्ति अब भी लेटा हुआ ही था, पर अब चेहरा पट्टियों से ढका हुआ नहीं था। केवल माथे पर और ठोड़ी पर 2 चिपकियां थीं। पांव का प्लास्टर भी निकल गया था और हाथ भी बंधन मुक्त थे। आंटी चाय लेकर आई
तो उनका सहारा लेकर वह बैठ भी गया। इस बार उसका चेहरा ध्यान से देखा और पता लगा कि आदमी सुदर्शन है। चाय पीते हुए आंटी उसी की तारीफ करती रहीं कि कैसे नर्सिंग होम में भी मदद करती रही थी और आज कैसे अपना रास्ता छोड़कर उन्हें घर तक छोड़ने आई है। अनु को तो संकोच ही होने लगा। किसी तरह चाय खत्म करके उसने कहा, आंटी मैं चलूंगी अब। यह कप कहाँ रखूं? अरे वाह, तुम क्यों रखोगी? आंटी तीनों कप उठाकर अंदर ले गई। अनु जाने को मुड़ी ही थी कि कानों से एक शब्द टकराया, थैंक्स। उस शब्द से कृतज्ञता जैसे छलकी पड़ रही थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि माँ के प्रति उसकी सदाशयता से वह अभिभूत हो गया है। उसके बाद तो जैसे यह अनु का नियम ही हो गया। वह हर 2-4 दिन बाद कॉलेज से आते जाते उस घर में झांक लेती, उनके जरूरी काम निपटा देती। कभी आंटी को बैंक ले जाती, कभी उनके साथ जाकर किराने का सामान ले आती, या कभी खुद ही हफ्ते भर की सब्जी लाकर डाल जाती। एक बार आंटी ने दबी जबान से कहा कि बेटा बिस्तर पर पड़े पड़े बोर हो जाता है, टीवी भी बेचारा कितना देखेगा। दोस्त भी अब पहले की तरह बार बार नहीं आते। उन लोगों की भी गृहस्थी है, नौकरी धंधा है। कुछ किताबें मिल जाती तो उसका समय कट जाता। कहने भर की देर थी कि अनु ने लाइब्रेरी और बुक स्टॉल पर धावा बोल दिया। घर में पुस्तकों का और पत्रिकाओं का ढेर लगा दिया। उसे अंग्रेजी लेखकों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। राजेश से ही लिस्ट लेकर वह दर्जन भर अंग्रेजी उपन्यास खरीद लाई। राजेश को बहुत संकोच होने लगा तो बोली, इसी बहाने मैं भी पढ़ लूंगी। अभी तक मैंने एक भी अंग्रेजी नॉवेल नहीं पढ़ी है। कहते भी शर्म आती है। उस घर में वह इतना रच बस गई थी कि राजेश के अंतिम ऑपरेशन के दिन पूरे वक्त आंटी के साथ शतायु में बैठी रही। राजेश के बड़े भाई बेंगलोर से आए थे। उन्होंने तो पूछ ही लिया, यह लड़की कौन है? रंजना? रंजना? आंटी के मन का सारा तिरस्कार उनके स्वर में उतर आया था। राजू के एक्सीडेंट के बाद एक बार झांकने भी नहीं आई है। इसका दोस्त त्रिलोकी बता रहा था कि उसकी तो शादी भी हो गई है, कहीं बाहर जाकर की है। उस दिन पहली बार रंजना का नाम सुना था, उसके बारे में जाना था। सब कुछ सुनने के बाद उसका मन करुणा से भर उठा था। बार बार यही लगता रहा कि तन मन से लहूलुहान यह व्यक्ति जी कैसे गया। शायद माँ की ममता ही उसे थामी रही होगी, नहीं तो वह कब से मृत्यु का वरण कर लेता। कॉलेज से लौटकर अब वह नर्सिंग होम जाने लगी थी। मुश्किल से 3 दिन बीते होंगे कि एक दिन बड़े भैया ने अचानक पूछ लिया, तुम्हारी कोई सहेली बीमार है क्या? नहीं तो फिर शतायु क्यों गई थी? चतुर्वेदी अंकल बता रहे थे। चतुर्वेदी अंकल पापा के कलीग रहे हैं और ठीक नर्सिंग होम के सामने रहते हैं। पापा की बीमारी में उनके घर का बहुत सहारा रहा। माँ का नहाना धोना तो वहीं होता था। पर चतुर्वेदी अंकल क्या दिन भर खिड़की पर ही बैठे रहते हैं और इतनी दूर से लोगों को पहचान भी लेते हैं? तुमने बताया नहीं कौन बीमार है? भैया पूछ रहे थे। बड़ी मुश्किल से अनु भैया को राजेश के बारे में समझा सकी। अस्पताल के संदर्भ से उन्हें याद तो आ गया, पर फिर भी यह समझ में नहीं आया कि अनु को उसके ऑपरेशन की सूचना किसने दी। कभी कभार आंटी के पास चली जाती हूँ मैं, कॉलेज के रास्ते में ही पड़ता है ना। बड़े भैया फिर कुछ नहीं बोले, पर उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि यह सब उन्हें अच्छा नहीं लगा है। उनके और चतुर्वेदी अंकल के डर के मारे फिर वह नर्सिंग होम भी नहीं जा पाई। पर मन में एक बेचैनी, एक छटपटाहट बनी रही। और ईमानदारी से जब उसने अपने मन का मुआयना किया तो पता चला यह छटपटाहट सिर्फ आंटी के लिए नहीं है, उनके बेटे के लिए भी है, बल्कि बेटे के लिए ही है। तब अपने आप से ही वह इतना डर गई कि उसके सामने भैया का डर भी फीका पड़ गया। 8-10 दिन उसने उधर का रुख ही नहीं किया। फिर एक दिन डरते डरते नर्सिंग होम फोन किया तो पता चला कि राजेश 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हो गया है। घर जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर उसने मन को मजबूती से थामे रखा। फिर इसी तरह 15 दिन और निकल गए और तब उसने मन के आगे घुटने टेक दिए। एक बार फिर उस घर की घंटी बजा दी। हमेशा की तरह दरवाजा देर से खुला। अनु जानती है कि अर्थराइटिस के कारण आंटी तेज से चल नहीं पाती, लेकिन दरवाजा जब खुला तो वह आश्चर्य से अवाक रह गई। वॉकर के सहारे राजेश सामने खड़े थे। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वह अनायास बोल उठी। यह बात तो मुझे कहनी चाहिए थी, राजेश
ने एक उदास हंसी के साथ कहा, फिर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। अनु बैठ गई। धीरे धीरे चलकर राजेश भी अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गए। कहा, माँ आपको बहुत याद कर रही थी। सिर्फ माँ? मतलब वह प्लेजेंट सरप्राइज वाली बात झूठी थी? राजेश हंस दिए। सारा घर आपको याद कर रहा था। दैट इज फाइन। बाय द वे आंटी कहाँ है? बाजार गई हैं। सॉरी, मैं इतने दिनों तक आ नहीं सकी दरअसल। इसमें सॉरी कहने जैसा क्या है? आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उसमें से थोड़ा समय आप हमें देती हैं। वी आर ग्रेटफुल। आपका धन्यवाद ज्ञापन हो गया हो तो मैं चलूं? वह उठ खड़ी हुई। माँ के आने तक तो रुकिएगा, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वह पुनः बैठ गई। इस बार उसका ध्यान पलंग पर रखी चौकी की ओर गया। ये क्या, रामायण पढ़ रहे हैं? तो क्या करूं, मेरी होम डिलीवरी लाइब्रेरी तो बंद हो गई ना। वह फिर सॉरी कहने को थी कि उन्होंने कहा, अब अंगुलियां थोड़ा काम करने लायक हो गई हैं, तो दोस्तों से कहकर कुछ अकाउंट्स का काम मंगवा लिया है। सिर्फ उपन्यास पढ़कर तो जिंदगी नहीं कट सकती ना। उनके स्वर में हल्का सा विषाद था। अनु का मन सजल हो आया। काश मैं इस काम में आपकी कुछ मदद कर सकती, बट इट इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन फॉर मी। तभी दरवाजे पर ऑटो रुकने की आवाज आई। अनु दौड़कर दरवाजे तक गई। सामान से लदी फदी आंटी ऑटो से उतर रही थी। अनु ने लपक कर उनके हाथ से दोनों तीनों झोले ले लिए और किचन में रख आई। लौटते हुए वह एक ग्लास ठंडा पानी भी लेती आई। आंटी को कुर्सी पर बिठाकर उसने उनके हाथ में ग्लास थमा दिया। ग्लास हाथ में लेकर आंटी तृप्त भाव से उसे निहारती रही। नजरों से ही उसे दुलारती रही, असीसती रही। उस स्नेह वर्षा में भींगती हुई वह पुलकित होती रही। इसके बाद उस घर के चक्कर फिर शुरू हो गए। इस बार तो जैसे नित्य नियम ही हो गया था। उस घर की वह जैसे अस्थायी सदस्य बन गई थी। वह घर जैसे उसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए रहता था। उसने रोज अनुभव किया था कि उदास और सोया हुआ यह घर उसके जाते ही गुलजार हो उठता था। चौबीसों घंटे वह अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, इसीलिए उसे पता ही ना चला कि उसके क्रियाकलापों पर भी किसी की नजर है। इस बार घर वाले बहुत चौकस थे और उनके पास राई रत्ती खबर पहुंचती थी। एक दिन जब वह घर पहुंची तो बड़े भैया ने उसे आड़े हाथों लिया। तुम दिन भर वहां माथुरों के यहाँ क्यों घुसे रहती हो? एक क्षण को तो वह सकपका गई, पर घबराई नहीं। क्रुद्ध आवाज में बोली, दिन भर तो मैं अपनी नौकरी पर जाती हूँ। हाँ, आते जाते उन लोगों का एकाध काम कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? माँ इन दिनों एकदम विरक्त सी हो गई थी, पर इस बार वह भी बोली, कुंवारी लड़कियों का इस तरह घर घर डोलना क्या अच्छा लगता है? छोटा भाई बोला, वह बुढ़िया इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। और वह तुनक कर बोली, भैया, बड़ों के बारे में इस तरह बात की जाती है? तो अब बात करने का तरीका मुझे तुमसे सीखना होगा। माँ ने भी कहा, वह क्या गलत कह रहा है? आखिर उन लोगों के लिए तुझे इतना दर्द क्यों है? कौन लगते हैं वे तुम्हारे? बड़े भैया बोले, चार लोगों के बीच उठना बैठना तो हमें पड़ता है। 100 तरह की बातें होती हैं, किस किस का मुंह पकड़ेंगे? पता नहीं उस समय अनु में कहाँ से इतनी शक्ति संचारित हो गई। निर्णायक स्वर में बोली, उन लोगों को मेरी जरूरत है। मैं वहां जाना तो नहीं छोड़ सकती। आप लोगों को बदनामी का इतना ही डर है तो मेरी शादी वहां कर दीजिए। उसकी बात पूरी भी ना हो पाई थी कि एक झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। वो तो भाभी ने बड़े भैया का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो उसकी पता नहीं क्या गत बनती। छोटा बोला, अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि उन लोगों ने इसे हिप्नोटाइज कर दिया है। 8-10 दिनों तक घर जैसे बारूद के ढेर पर बैठा था। हर क्षण विस्फोट की आशंका बनी रहती थी। साम दाम दंड भेद भाइयों ने सब उपाय करके देख लिए, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर माँ ने ही दो टूक फैसला सुना दिया। उसकी किस्मत में लंगड़ा लूला ही लिखा है तो यही सही, कर दो विदा। यहाँ जितने दिन रहेगी हमारा ही खून जलाएगी। इस घर का तूफान कुछ थमा तो उस घर में भूचाल आ गया। वे लोग तो एकदम हक्के बक्के ही रह गए। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी रूपों में वह पक्ष अक्षम था। केवल भावनात्मक रिश्तों के सहारे तो जिंदगी नहीं चलती। पर अनु ने देवदास की पारों की तरह साफ कह दिया, अब यह मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है।
आप लोग अगर पीछे हट गए तो मेरे पास आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं रह जाएगा। देवदास ने कहा, वैसे तो यह शादी भी एक तरह से आत्महत्या ही है, पर कम से कम इसमें हमें हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। मांझी तो एकदम गदगद ही हो गई थी। उनके मन की सुप्त इच्छा अप्रत्याशित रूप से फलीभूत हो रही थी। उन्होंने फौरन बेटों को खबर की। वे सपरिवार दौड़े चले आए। आनन फानन एक मुहूर्त निकलवाया गया और एक अत्यंत सादे समारोह में तुरत फुरत शादी निपटा दी गई। सादा समारोह इसलिए कि कन्या पक्ष को कोई उत्साह नहीं था, तुरत फुरत इसलिए कि दूल्हे राजा की स्थिति ऐसी नहीं थी कि शादी के सारे रस्मों रिवाज पूरे कर सकें। कन्या पक्ष जितना दुखी था, वर पक्ष उतना ही खुश नजर आ रहा था। अनु के छोटे भाई ने कहा, खुश क्यों नहीं होंगे, उनकी तो लॉटरी लग गई है। वहां ऊपर हमारे पिताश्री की आत्मा जरूर कलप रही होगी, हमें श्राप रही होगी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि अनु को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। शादी की हड़बोंग से जब कुछ निजात मिली तब उसे समझ में आया कि उसके सामने जिम्मेदारियों का, समस्याओं का एक पहाड़ खड़ा है। इन समस्याओं को उसने खुद ही न्योता था, इसीलिए शिकायत की गुंजाइश ही नहीं थी। इस विवाह से एक बात अच्छी हुई कि राजेश का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया। उनमें जीने की, कुछ करने की इच्छा जाग उठी। अकाउंट्स में तो वे कुशल थे ही। जिस फर्म का काम उनका दोस्त घर पर लाकर देता था, उस फर्म ने उन्हें बकायदा नियुक्त कर लिया। उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था भी कर दी। पूरी तरह ठीक होने में उन्हें 2 साल लग गए, फिर भी उसे पूरी तरह ठीक होना नहीं कहा जा सकता। बायां पैर आधा इंच छोटा हो गया था, इसीलिए बाहर जाते समय उस पैर में मोटे तले का जूता पहनना पड़ता था। बंद गले का स्वेटर या कुर्ता पहनने में मुश्किल होती थी, क्योंकि बायां हाथ कनपट्टी से ऊपर जाता ही नहीं था। काम करते करते उंगलियां एकदम अकड़ जाती थी। अनु ने उनके सभी पाजामों में इलास्टिक डालकर रखा था। उनकी टाई की नॉट भी वही बांधती थी। इसमें रोमांस कम और मजबूरी ज्यादा थी। फिर भी शादी के 2 साल बीतते न बीतते गाड़ी पटरी पर आ लगी थी। 2 साल तक तो मांझी सब्र किए रही, पर अब उन्होंने नन्हे मेहमान के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। अनु ने साफ कह दिया, 2 बच्चों को संभालना मेरे वश का नहीं है। मांझी ने कहा, तुमसे कौन कह रहा है, तुम मेरे बेटे को संभालना, मैं तुम्हारे वाले को संभाल लूंगी। बात सिर्फ सास संभाल की नहीं थी। घर का आर्थिक ढांचा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ था। दोनों नौकरी तो कर रहे थे, पर एक और नया खर्च उठाने की क्षमता अभी उनमें नहीं थी। घर छोटा पड़ रहा था, इसलिए किराए वाला भाग भी खाली करवा लिया था। सीधे सीधे 2,500-3 हजार महीने का घाटा हो गया था। भाई लोग 2 साल तक लगातार पैसे भेजते रहे थे। अब उन लोगों को भी विनम्रता पूर्वक मना कर दिया था। आखिर उनके भी बच्चे थे, गृहस्थी थी, और फिर कलकत्ता और बेंगलोर जैसे शहरों की महंगाई। अब शादी को 5 साल हो गए हैं। स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो गई है। राजेश ने अपनी गाड़ी भी ले ली है, पर नए मेहमान की आमद टलती ही जा रही है, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा उत्साह था, वह ही इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकी। यह एक टीस अनु के मन में हमेशा बनी रहेगी। राजेश को लौटने में कोई 10 बज गए थे। उन्होंने फोन कर दिया था, इसलिए उसने खाने के लिए प्रतीक्षा नहीं की। वे लौटे तो अनु ने इतना भर पूछा, दूध लेंगे? हाँ, एक कॉफी बना दो। वह कॉफी बनाकर लाई। तब तक वह कपड़े बदलकर टीवी के सामने बैठ गए थे। एक कप उन्हें थमाने के बाद अपना कप लेकर वह भी पास में ही बैठ गई। कॉफी पीते हुए बड़े सहज भाव से पूछा, खाना कहाँ खाया? कोई रंगोली नामक रेस्टोरेंट है, मैंने तो पहली बार ही देखा। नया है शायद, इसलिए भीड़ भी कम थी। तभी तो उसका चुनाव किया गया होगा, अनु ने सोचा। फिर बोली, हाउ वॉज द मीटिंग? ठीक ही रही। मैं तो श्रोता की हैसियत से ही गया था। जो कुछ कहना था उसे ही कहना था। पूरे समय वही बोलती रही। इतने सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा सुना गई। बहुत बहादुर लड़की है, मैं तो दाद देता हूँ। जब छोड़ने का मन हुआ तो एक झटके में सब कुछ छोड़कर चली आई। बच्चों का भी मोह नहीं किया। वाह, क्या बहादुरी है, अनु ने मन में सोचा। फिर कसले स्वर में पूछा, यह बहादुरी उस समय कहाँ गई थी जब किसी को उसकी सख्त जरूरत थी? अरे, उसके पापा बड़े खूंखार किस्म के आदमी थे। उसे स्मगल करके सीधे ऑस्ट्रेलिया ले गए
और वहां उसकी शादी करवाकर ही दम लिया। वे जिंदा होते तो शायद आज भी वह हिम्मत नहीं कर पाती। अनु का स्वर और कसैला हो आया। बोली, मेरे पापा तो नहीं थे, पर आप क्या सोचते हैं मेरे सिर पर कोई नहीं था? मेरे घर वालों ने क्या मुझे छुट्टा छोड़ दिया था? आप क्या जाने कि आपकी वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है, सहना पड़ा है। तुमने कभी बताया नहीं। आपको तो यह भी पता नहीं होगा कि मेरे दोनों भाई आपकी माँ को क्या क्या सुना गए थे। माँ ने कभी बताया नहीं। क्या बताती? उस समय तो हम दोनों ही आपके जख्मों को सहलाने में लगी हुई थी और एक नया जख्म देने की इच्छा नहीं थी। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। अनु ने एक और रात आंखों में काट दी। बाद के 2-3 दिनों तक रंजना ही उसके दिल और दिमाग पर छाई रही। वह राजेश का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रही थी, पर उसे उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया। वह खुद लेकिन इतनी तटस्थ नहीं रह पाई थी। एक दिन उसने पूछ ही लिया, उस दिन आप रंजना की बहादुरी की दाद दे रहे थे। क्या घर बार छोड़ना इतनी बहादुरी का काम है? शायद, क्योंकि पुरुष होते हुए भी इतनी हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाऊंगा। क्यों? वह हंस दिए। क्योंकि मैं तुम्हारे उपकारों तले गले गले तक डूबा हुआ हूं। उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। गंभीर स्वर में बोली, प्रेम में ये उपकार की भाषा कहाँ से आ गई? माफ करना अनु, हमारी शादी में प्रेम कहीं दूर दूर तक नहीं था। तुम्हारी तरफ से थी सहानुभूति और मेरी ओर से थी कृतज्ञता। देखिए, आप सिर्फ अपनी बात कहिए, मेरी ओर से दलील देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका स्वर असाधारण रूप से कठोर हो गया था। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, सहानुभूति में सिर्फ सेवा हो सकती है। सहानुभूति में कोई शादी नहीं करता। हो सकता है शुरू में सहानुभूति ही रही हो, फिर धीरे धीरे प्रेम अंकुरित हुआ हो। जैसे मैं भी तो अब धीरे धीरे तुमसे प्यार करने लगा हूं। पर तुम्हारा प्यार लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, यह तो तय है। क्योंकि जिस समय तुमने मुझे पहली बार देखा था, मैं इतनी टूटी फूटी अवस्था में था कि प्रेम होना संभव ही नहीं था। और रंजना, उसका प्यार कैसा था? वह मेरा पहला प्यार था अनु। यह बात राजेश ने पहले भी एक बार कही थी, पर आज तो उनका स्वर बहुत ही आर्त था। अनु भीतर तक हिल गई थी। अगले कुछ दिनों तक सोते जागते उठते बैठते उसके कानों में वही स्वर गूंजते रहते, रंजना मेरा पहला प्यार था अनु। आखिर एक दिन हिम्मत जुटाकर चाय की मेज पर उसने अपनी बात कह ही डाली। देखिए, जिस दिन आप मुझे छोड़ना चाहें, मुझे प्लीज बता दीजिएगा। मैं उसी क्षण आपको आजाद कर दूंगी, बदले में कुछ मांगूंगी भी नहीं। एकाएक यह शहीदाना बना किस लिए? उस दिन आपने कहा था कि रंजना मेरा पहला प्यार है। तो अब आपका पहला प्यार लौट आया है, तो देखो। उनका स्वर अत्यंत कठोर हो आया। तुम मुझसे अगर ऊब गई हो तो किसी भी क्षण मुझे छोड़कर जा सकती हो। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जी, मैंने तो यह सोचा था। क्या सोचा था? रंजना वापस आ गई है तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। क्या फुटबॉल हूं मैं, जो कभी इस पाले में कभी उस पाले में लुढ़कता रहूंगा? तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझ रखा है कि जब चाहा उठा लिया, जब चाहा फेंक दिया। तुम लोग मतलब तुम और रंजना दोनों में कोई फर्क नहीं है। रंजना क्या सोचती है, वह जब बुलाएगी मैं उसके पास दौड़ा चला जाऊंगा। एक समय था जब मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। मैं तन और मन से लहूलुहान अस्पताल में पड़ा था। उसकी एक झलक के लिए, एक स्पर्श के लिए तरस गया था, पर वह नहीं आई। आई उसकी शादी की खबर। बस उसी क्षण सब कुछ जलकर राख हो गया। एक वह बेवकूफ है जो सोचती है कि बुझे हुए शोलों को हवा दे सकेगी, और एक तुम। प्लीज मेरी रंजना के साथ तुलना मत कीजिए, गाली जैसा लगता है। तो कृपा करके तुम भी इस तरह की उलझुल बातें करना बंद करो। देख रहा हूं हफ्ते भर से तुम्हारे दिमाग में यही बात घूम रही है। ना खुद चैन से जी रही हो, ना मुझे जीने दे रही हो। आई से स्टॉप इट, नहीं तो सचमुच ही सब छोड़ छाड़ कर कहीं निकल जाऊंगा। पहली बार अनु ने अनुभव किया कि यह व्यक्ति शरीर से अशक्त भले ही हो, पर इतना लिजलिजा नहीं कि स्वाभिमान ही ताक पर रख दे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि भावनाओं के आवेग में ही सही, उसने सही व्यक्ति चुना है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।